अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फाइनेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि फाइनेंस क्या होती है। बेसिकली द फाइनेंस इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। मैनेज करने का, मनी को मैनेज, किस तरह से मनी को मैनेज किया जाता है, इसकी डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। Financial management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as the procurement and utilization of funds of the enterprises। बेसिकली ये होते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है कि आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हाँ हम लोग को फंड्स जो हैं वो कहाँ से जनरेट होंगे, कहाँ पर यूटिलाइज होंगे, कहाँ उनको इन्वेस्ट किया जाएगा और एट द एंड वो किस तरह से जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होके कितना जो है वो बेनिफिट जनरेट करते हैं, कितना वेल्थ को जो है वो मैक्सिमाइज करते हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कोप एंड एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सबसे पहले होता है हमारे पास इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है कि जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं उनको हम लोगों ने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने को हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट जो है वो फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। और हमारे पास करंट एसेट्स में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल डिसीजंस बोलते हैं। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन किस बेस पे होता है? दे रिलेट टू द रेजिंग ऑफ finance from various sources which will depend upon decisions on type of sources, period of financing, cost of financing and the returns thereby। और फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है कि फाइनेंशियल डिसीजन ये कहता है कि हमें जो है वो सोर्सेज क्या है हमारी फाइनेंसिंग के, हमारी कंपनी के जो है वो फाइनेंस हो रहा है वो लोन लेके हो रहा है, किसी जो है वो बैंक वगैरह से लोन लिया है, कितने टाइम के लिए लिया है, ठीक है, उनको जो रिटर्न करना है वो किस तरह से करना है, या हमारे जो है वो शेयर होल्डर्स जो है वो प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इक्विटी होल्डर्स हैं, ये सब इस बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या है कि हमारे सोर्स ऑफ फंड्स क्या हैं। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजंस आ जाता है। द फाइनेंस मैनेजर हैज़ ऑल टू टेक डिसीजन with regard to the net profit distribution। net profit are generally divided into two parts। सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है। डिवाइडेड डिसीजन हमारे पास क्या कहता है कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो किस तरह से डिवाइड होगा, हमारा डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, सबसे पहले आ जाता है। और सेकंड पे हमारे पास आ जाता है हमारे रिटेन्ड प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स हम लोग को क्या बताते हैं कि डिविडेंड जो है वो कितना पे किया जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब उस नेट प्रॉफिट जनरेट हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने उस नेट प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को कुछ पोर्शन जो है वो उस नेट प्रॉफिट का उनको देती है, ठीक है, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। वो टर्म जो है वो डिविडेंड कहलाती है। और रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है कि उस नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो दोबारा से री इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रख लेती है, उसको रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग अमाउंट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैज़ बीन फाइनलाइज्ड which will depend upon expansion and diversification plans of the enterprise। के वो दोबारा से री इन्वेस्ट किए जाते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, हमारे एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सबसे पहले जो हमारे पास आ गया प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, प्रॉपर्ली उनको यूटिलाइज करना जो भी फंड्स हुए हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं। अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हम लोग अर्न कर सकें, लिक्विडिटी को मेंटेन करना होता है और फिर जो है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, रिजर्व्स हो गए। देन इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी, जनरेट गुडविल, और एट द एंड ऑफ गुडविल जनरेट करनी है। किसी भी कंपनी के लिए गुडविल जनरेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को भी, अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना होता है, साथ में गुडविल को भी जनरेट करना होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो है वो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कैपिटल कितना रिक्वायर होना चाहिए, इसको देखते हैं। आप फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक एस्टिमेशन विद रिगार्ड टू कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दिस विल डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज of concern। Estimation have to be made in an adequate manner which increase earning capacity of enterprises। कंपनी के कैपिटल जो है वो कितना रिक्वायर है, उसकी रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन करना जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का
काम है, उसका जो है वो फंक्शन है। सेकंड पे जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन के कंपोजिशन क्या होगी कैपिटल की हमारे पास। वंस द एस्टिमेशन हैव बीन मेड द कैपिटल स्ट्रक्चर हैव टू बी डिसाइडेड। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है, दिस इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी एनालिसिस। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा बेस कर रहा होता है कि कितने हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी का क्या पोर्शन है, कैपिटल स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। This will depend upon the proportion of equity capital on a company is possessing and additional funds which have to be raised from outside parties, कि कितना जो है वो इक्विटी से जनरेट हो रहा है और कितना आउटसाइड पार्टी से जो है वो जनरेट हो रहा है, इस सबको डिटरमाइन करना होता है कि कैपिटल की कंपोजिशन क्या होगी, कितना उसमें डेट्स इन्वॉल्व होंगे, कितना उसमें इक्विटी का शेयर होगा, ठीक है। हमारा लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी इन दोनों बेसिस के ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या हैं। फॉर एडिशनल फंड्स टू बी प्रोड्यूस्ड procured of company has many choices like issue of shares and debentures, loans to be taken from banks and financial institution, public deposits to be drawn like in form of bonds. Choices of factor will depend on relative material merits and demerits of each sources and period of financing. हमारी चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या है कि अगर हम लोगों को जो है वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे फंड्स जो है वो रेज करने पड़ते हैं, तो किस तरह से रेज कर सकते हैं वो हम लोग इशू कर सकते हैं, शेयर्स कर सकते हैं, डिबेंचर्स कर सकते हैं, या किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स के ऊपर बॉन्ड इशू कर दिए जाते हैं। ये सब के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोग जब इनको इशू करते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इशू करती है तो उनके पास उस टाइम पीरियड के लिए जो है वो फंड्स रेज हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और फंड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स क्या है, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड टू एलोकेट फंड्स इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर सो दैट देयर इज अ सेफली ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर रिटर्न ऑन पॉसिबल। के इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स करनी होती है कि मतलब जो सेफ एंड सिक्योर हो उन पे इन्वेस्ट किया जाता है, उन फंड्स के ऊपर, और उनके ऊपर पॉसिबल रिटर्न्स को भी एस्टिमेट किया जाता है ताकि वो और उनकी सिक्योरिटी को जो है वो श्योर किया जाता है कि हमारे पास जो है वो सिक्योर हैं वो फंड्स और उनकी इन्वेस्टमेंट और उनके ऊपर रिटर्न जो हैं वो प्रॉपरली जनरेट होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्या है, द नेट प्रॉफिट डिसीजंस हैव टू बी मेड बाय द फाइनेंस मैनेजर। दिस कैन बी डन इन टू वेज। एक तो हमारे पास डिविडेंड डिक्लेरेशन की जाती है, सेकंड पे हमारे पास रिटेन प्रॉफिट्स होते हैं, रिटेन अर्निंग्स जिनको बोलते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया कि जो नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। उसका कुछ पोर्शन तो एज अ डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है, बाकी का पोर्शन एज अ रिटेन अर्निंग जो है वो कंपनी रख लेती है। क्यों रख लेती है, ताकि वो दोबारा से री इन्वेस्ट करे, एक्सपैंड कर सके, इनोवेशनल डाइवर्सिफिकेशनल प्लान के लिए कंपनी जो है उस पोर्शन को, उस पार्ट को उस नेट प्रॉफिट के रख लेती है और उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश को किस तरह से मैनेज किया जाता है। फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक डिसीजन with regards to the cash management. Cash is required for many purpose like payment of wages and salaries, payment of electricity and water bills, payment of creditors, meeting current liabilities, maintenance of enough stocks and purchase of raw material. तो फाइनेंस मैनेजर ने ये डिसीजन करना होता है कि कितना कैश को किस तरह से मैनेज किया जाए कि अगर कोई हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारी लायबिलिटीज़ हैं, हम लोगों ने कोई मटेरियल वगैरह परचेज करना है, तो उसमें जो है वो किस तरह से मैनेज करेगा कैश को, कि कितनी कैश की अवेलेबिलिटी जो है वो किस चीज़ के लिए रिक्वायर है और वो प्रेजेंट होनी चाहिए ऑन द स्पॉट जो है ऑर्गेनाइजेशन में। देन हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ नॉट ओनली टू प्लान procure and utilize the funds, but he also has to exercise only control over financing. This can be done through many techniques like ratio analysis, financial forecasting and cost and profit control. तो फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, हम लोगों ने फाइनेंशियली जो है वो कितना यूटिलाइज होगा फंड्स, किस तरह किन किन प्लान्स में होगा, ये सब जो है वो एनालिसिस किया जाता है, प्रॉपर जो है वो रेशियो एनालिसिस किया जाता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की जाती है और प्रॉफिट्स को कंट्रोल किया जाता है। ये सारा जो है एनालिसिस एस्टिमेशन जो है वो बाय मैनेजर्स जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सोल प्रोप्राइटर। 3 टाइप्स हैं बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, देन हमारे पास पार्टनरशिप होती है और थर्ड वन पे हमारे पास कॉर्पोरेशन होती है।
अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या कहती है कि बिजनेस ऑन और कंट्रोल बाय वन पर्सन, के एक बिजनेस जो है जो सिंगल पर्सन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, उसको रन कर रहा है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? बिजनेस विच कैरिड आउट बाय रिलेशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो एक बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। और थर्ड पे आ जाते हैं हमारे पास कॉर्पोरेशन, अब बिजनेस विच इज़ कैरिड आउट बाय एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, कि पूरी एसोसिएशन नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इसके इन्वॉल्व, इसमें उसको कॉर्पोरेशन बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है तीनों के, इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं साथ ही, कि हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी इजी फॉर्मेशन होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, और सिंगल टेक्स्ट होता है, और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इजी एंड रेजोल्यूशन हमारे पास इजीली फॉर्म हो जाता है क्योंकि हमें उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इसलिए होती है कि एक ही ओनर होता है, अपने लॉसेस और गेन का वो अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिंगल टैक्स होता है, उसकी जो नेट इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स उसको पे करना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इजी होता है और रेजोल्यूशन भी इसकी इजीली हो जाती है। जबकि पार्टनरशिप में देखते हैं, पार्टनरशिप की जो है वो इजीली फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है इन सम केसेस, एक जनरल लायबिलिटी होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में। तो जनरल लायबिलिटी में तो सब लोग जो हैं वो इक्विवेलेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस अपनी लायबिलिटी के, लॉसेस के, गेंस के, लेकिन लिमिटेड में उनके शेयर होल्डर्स के जो हैं वो या पार्टनर्स के पोर्शन के इक्विवेलेंट, मतलब अगर किसी ने 50% जो है वो इन्वेस्ट किया है तो उसको उसकी 50% के अकॉर्डिंग ही लायबल होगा किसी भी लॉस और गेन का। ठीक है, और अगर किसी ने 25% किया है या 75% किया है तो वो उसके अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही लायबल होगा। फिर इसमें भी उनकी सिंगल टैक्स होता है, सिंगल टैक्स किस तरह से उनकी इनकम के ऊपर, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ राइट्स जो है वो इजीली हो जाते हैं, पार्टनर डिसॉल्व बिजनेस इजीली कर सकते हैं। अब कॉर्पोरेशन में देखेंगे कि कॉर्पोरेशन में हमारे क्या पास है लीगल फॉर्मेशन, लीगली फॉर्मेशन होती है। हमारी कॉर्पोरेशन जो है वो ऐसे ही इजीली फॉर्मेशन नहीं होती है, उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करनी पड़ती है, सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, और फिर हमारा जो है वो कॉर्पोरेशन उसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी किस तरह से होती है? जो जितना लायबल होगा उसका जो है वो जितना शेयर होगा जिस पार्टनर का, उसका उतना ही लिमिटेड लायबिलिटी होगी, इसमें कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। अपने शेयर के अकॉर्डिंग जो है वो उसको हर गेन और लॉस का लायबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। डबल टैक्सेशन क्या होती है? डबल टैक्सेशन होती है कॉर्पोरेशन में कि कॉर्पोरेशन की जो इनकम हो रही है उसके ऊपर टैक्स होती है, फिर उस टैक्स को पे करने के बाद जो रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है वो शेयर होल्डर की इनकम के ऊपर दोबारा से टैक्स इम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से हमारी जो कॉर्पोरेशन है उसमें डबल टैक्सेशन होती है। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किए जा सकते हैं, और कॉमन सील होती है इसकी। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं तीनों के क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल, सिंगल लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, के हमारे पास कैपिटल रेज करना मुश्किल होता है, हमारा बिजनेस जो होता है वो लोअर लेवल पे होता है, हमारे पास कोई मतलब हम लोग लोन भी अगर लें तो मॉर्टगेज करना पड़ता है, बैंक को लोन जो है वो प्रॉपर जो है वो उनकी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो इसमें जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस होती है, अब जब चाहे डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास पार्टनरशिप आ जाती है, ओनली फ्यू पार्टनर रन बिजनेस, डिफिकल्ट ट्रांसफरिंग ऑनरशिप, तो 2 या 3 या 4 या 5, 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो डिफिकल्ट ट्रांसफरिंग ऑनरशिप को ट्रांसफर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस कॉर्पोरेशन का क्या है कि शेयर होल्डर नॉट सेम माइंड, लॉन्ग लाइफ ऑफ बिजनेस, एक तो बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, और शेयर होल्डर्स के सेम माइंडसेट सेम नहीं होता, हर कोई जो है वो डिफरेंट ओपिनियन रखता है हर बंदा, तो हर शेयर होल्डर की अपनी राय होती है, अपनी ओपिनियन होती है, और इस तरह से जो है वो उनको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इशू हो जाता है। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। हमने थोड़ा सा देखा, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखा, उसके डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, और हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी। नेक्स्ट हम लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।